हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान के चैप्टर रासायनिक बलगतिकी के पार्ट 5। इस चैप्टर के इसके पहले वाले पार्ट यानी पार्ट 4 में आप पढ़ रहे थे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, जहां पर आपने ये जाना था कि प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती हैं। इसके साथ साथ आपने देखा था प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लक्षण, प्रथम कोटि अभिक्रियाओं का समाकलित वेग समीकरण और प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायी। लेकिन आपने उस वीडियो में प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करना नहीं सीखा था। अब चूंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं पर आधारित अनेक प्रकार के आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमने ये एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें हम लोग केवल और केवल यही जानेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं पर आधारित आंकिक प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। यदि आज जो हम प्रश्न बताने वाले हैं, यदि आप उनको बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप इसके पहले का पार्ट यानी पार्ट 4 जरूर देख लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या इधर ऊपर आई बटन से भी आप उसे देख सकते हैं। यदि आपने वो पार्ट ऑलरेडी देखा है तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं पर आधारित प्रश्नों को और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है कि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का 90% होने में 100 मिनट लगते हैं, तो अभिक्रिया के 99% होने में कितना समय लगेगा। प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं पर आधारित इस प्रकार के प्रश्न आपको सबसे अधिक मिलने वाले हैं और ये प्रश्न होते हैं सबसे सिंपल। देखिए, हम आपको सबसे पहले यही बता देते हैं कि अगर प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं पर आधारित कोई भी आंकिक प्रश्न आ रहा है तो आप सबसे पहले प्रयास करिए कि आप उस आंकिक प्रश्न में जो है वो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके वेग स्थिरांक को ज्ञात करें। सबसे पहला काम यही होता है कि अभिक्रिया जो आपको दिया गया है प्रश्न, उस प्रश्न की सहायता से उस रिएक्शन का आप वेग स्थिरांक ज्ञात कर लीजिए। अगर एक बार आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक मालूम चल गया तो समझ लीजिए कि आप 99% उस प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। तो वही हम लोग यहाँ भी करते हैं और आपको बता दें कि प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं को जब हम लोग उस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं तो हम लोग उसमें प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के समाकलित समीकरण को यूज करते हैं। अब प्रथम कोटि अभिक्रियाओं का समाकलित समीकरण आप इसके पहले वाले पार्ट में ही जान चुके हैं कि क्या होता है और कैसे आता है। समाकलित समीकरण होता है k बराबर 2.303 अपॉन t log 10। यहाँ पर होता है a की प्रारंभिक सांद्रता और बटे यहाँ पर होता है a की t समय बाद सांद्रता। देखिए, इस सूत्र को आप बहुत पहले से समझ चुके हैं, एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं कि ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित समीकरण है जो प्रथम कोटि अभिक्रिया के हर मान को संतुष्ट करने वाला है। और इसमें ध्यान दीजिए, ये k वेग स्थिरांक है, t जो है वो समय है और यहाँ पर जो ये a नॉट है ये प्रारंभिक सांद्रता है। कोई रिएक्शन करते हैं तो शुरू में जब अभिकारक की सांद्रता लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्रारंभिक सांद्रता। तो ये प्रारंभिक सांद्रता है और ये t समय बाद सांद्रता है। इसी पर आपके प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के सवाल क्या होंगे, सॉल्व होने वाले हैं। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें दिया है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का 90% होने में 100 मिनट लगते हैं। तो जब ऐसी कोई जानकारी दे दी जाए तो उसके सहायता से हम लोग सबसे पहले वेग स्थिरांक k का मान निकालते हैं। अब देखते हैं कि 90% होने की दशा में हम लोग क्या करते हैं। तो ध्यान से देखिए कैसे हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, 90% होने की दशा में 90% होने की दशा में हम लोग मानते क्या है कि ऐसे जब परसेंटेज दे दे तो ऐसे समय हम लोग जो प्रारंभिक सांद्रता है उसको हम लोग 100 मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी मानने के लिए हम लोग कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 90% होने की दशा में जो प्रारंभिक सांद्रता थी वो क्या थी, 100 थी। इसको हम लोग 100 मान लिए। ठीक है, या कहीं परसेंटेज दे दे तो आप प्रारंभिक सांद्रता को 100 मानिए। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद देखिए ये 90% हो गया तो अब ये देखिए t समय बाद सांद्रता है, यानी t समय में 90% हो चुका है। तो अब जब 90% रिएक्शन हो गया है तो ये a है क्या, ये t समय बाद सांद्रता है। अब देखिए शुरू में प्रारंभिक सांद्रता a था, a मतलब a नॉट मतलब 100 था और 90% इसमें से हो गया है तो मतलब कि t समय बाद जो सांद्रता बची है वो कितनी बची है, 10 बची है।
इसको बड़े अच्छे सीख लीजिए कि जब कहीं पर दिया जाए परसेंटेज में तो प्रारंभिक सांद्रता 100 मान लीजिए और ये वाली जो सांद्रता ये 30 में बाद सांद्रता है और बोला है 90% हो गया, मतलब 100 में से 90 खत्म हो चुका है, तो बचा कितना है 10, और यही 10 जो है ये 30 में बाद सांद्रता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको टी का मान भी दे दिया गया है कि टी का मान जो है वो है 100। ठीक है, और आपको दिया गया 100 मिनट, ये दे दिया गया है 100 मिनट। अब आपको करना क्या है कि अब इसकी सहायता से आपको के निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग सूत्र लगाएंगे, तो के बराबर आपका देखिए 2.303 अपॉन टी का मान क्या है 100 और इधर आपका लॉग, ठीक है 10 पर बेस। यहाँ देखिए प्रारंभिक सांद्रता हम लोग 100 माने हैं और 30 में बाद सांद्रता जो गई क्या हुई 10 हो गई, ये 0 से 0 कट जाएगा और लॉग 10 का मान केवल और केवल कितना आता है 1। ठीक है, लॉग है, लॉग 10 का मान क्या होता है 1, तो यानी यहाँ के बराबर आपका हो गया 2.303। ठीक है, अपॉन 100, तो 100 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 पर पावर क्या आ जाएगा -2। ठीक है, 10 पर पावर ये -2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक लिखेंगे तो आप जानते हैं इसका मात्रक हो जाएगा मिनट इनवर्स। ठीक है, क्यों मिनट इनवर्स होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक होता है वो समय का इनवर्स होता है। या हम लोग मात्रक रखेंगे तो देखिए इन सब का कोई मात्रक नहीं है, इन सब का मात्रक कट गया है, यहाँ भी मात्रक नहीं, इसी का मात्रक होता है ये 100 मिनट, तो मिनट ऊपर जाता है तो मिनट इनवर्स हो जाता है। ये एक बार के का मान आ गया। अब इस के के मान के आने के बाद अब आपसे किसी भी समय आपसे पूछ दे, ठीक है, किसी भी समय आपसे कुछ भी पूछ दे, कोई भी सांद्रता पूछ दे या कितने समय में क्या परिवर्तन होगा सांद्रता में, अब इस के जो है के द्वारा आप कर सकते हैं। देखिए पूछ ही दिया है आपसे, समय पूछा है कि अभिक्रिया के 99% होने में कितना समय लगेगा। देखिए कितना इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग लिखते हैं 99% होने की दशा में। ठीक है, 99% होने की दशा में भी आप वही मानेंगे कि ए जो प्रारंभिक सांद्रता थी वो क्या थी 100 और टी समय बाद जो सांद्रता थी, ठीक है, वो क्या हो गया 100 में से 99 खत्म हो चुका है, मतलब कितना बचा है 1। ठीक है, 99% होने की दशा में प्रारंभिक सांद्रता 100 मानेंगे तो ऑटोमेटिक जो टी समय बाद सांद्रता वो 1 बचेगी, क्योंकि 99 तो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब इसमें आपसे टी पूछा है, ठीक है, कि टी जो है आपसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इसी सूत्र से टी निकालेंगे, तो टी निकालना है, टी को इस साइड ले जाएंगे तो ये जाएगा 2.303 और अपॉन क्या जाएगा के और लॉग यहाँ पर जो है 10 पर बेस, ये हो जाएगा प्रारंभिक सांद्रता बटे हो जाएगा टी समय बाद सांद्रता। ठीक है, अब यहाँ से टी निकालना है, देखिए कितना इजीली निकलेगा 2.303 अपॉन के का मान यहाँ से रख देते हैं। ठीक है, ये आपका के का मान आ गया 2.303 और इंटू क्या आ जाएगा 10 पर ये -2। ठीक है, ये के का मान रख दिया हम लोग और यहाँ लॉग और 10 और यहाँ पर ऊपर हो गया 100 और नीचे देखिए कितना आ गया 1। ठीक है, ये बड़े इजीली हो गया। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो देखिए ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो ये देखिए आपका टी इधर लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका टी बराबर यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो ये आपका 10 पर पावर 2 हो जाएगा और लॉग देखिए लॉग क्या आ जाएगा, लॉग यहाँ 10 पर बेस, यहाँ 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये 10 का स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए ऊपर ये स्क्वायर हुआ तो ये हो गया 100 और ये देखिए पावर कहाँ आता है आगे, तो इंटू हो गया 2। ठीक है, लॉग में पावर के ऊपर पावर, यहाँ इसके ऊपर पावर हो तो ऊपर आगे आता है और लॉग 10 पर बेस 10 का मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 लिखे चाहे ना लिखे या गुणा करें कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर देखिए जब गुणा करेंगे तो ये जाएगा 200 और समय है तो समय का मात्रा क्या होगा मिनट। ठीक है, यहाँ मिनट में दिया तो यहाँ भी मिनट होगा, यानी कि ये अभिक्रिया जो है इसका 99% होने में आपका कितना समय लगेगा, इसका 99% होने में आपका लगेगा 200 मिनट। ठीक है, यहाँ पर आंसर आ गया कितना 200 मिनट। तो देखिए यहाँ पर कितना इजिली हमने ये सवाल जो है यहाँ आपको सॉल्व करना सिखा दिया। अगर ये आप 1-2 बार कर लेंगे तो आप इस सवाल को तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल इस पर प्रश्न आते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपका ये है कि किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान 3 × 10 पर पावर -4 सेकेंड इनवर्स है, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करें। अब देखिए ये आपका प्रश्न पूछ दिया गया, यहाँ पर सिंपल प्रश्न पूछा गया है कि जो अभिक्रिया है उसका वेग स्थिरांक का मान दे दिया गया है कि कोई एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन के के का मान दे दिया गया है कि के का मान जो है वो 3 × 10 पर पावर -4 और जो है आपका क्या है सेकेंड इनवर्स है।
ठीक है, और आपसे पूछा है कि इस अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। अब आपको ये लग रहा होगा कि अरे ये तो वेग स्थिरांक दिया और तो कुछ दिया ही नहीं, तो इसकी कोटि कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप इसके पहले वाले पार्टों में वेग स्थिरांक जो है, वेग स्थिरांक जो पढ़े होंगे उनके मात्रकों को भी पढ़े होंगे कि उनके क्या क्या मात्रक होते हैं। तो अगर यहाँ पर कुछ जब न दिया हो, केवल एक ही चीज दिया हो, तो समझिए कि वो आपसे जो पूछ रहा है वो मात्रक के थ्रू पूछ रहा है। आप जानते हैं कि समय का इनवर्स यानी सेकेंड का इनवर्स जो मात्रक होता है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक होता है। तो इसको देखते ही आप तुरंत आंसर लिखेंगे कि अभिक्रिया जो है क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्यों प्रथम कोटि की अभिक्रिया है? क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांकों का मात्रक ही सेकेंड इनवर्स होता है। तो ये सिंपली था आपका दूसरा प्रश्न। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न जो है वो ये है कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक k का मान 6.93 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड है। अभिक्रिया के अर्धायु ज्ञात करें। देखिए अर्धायु का भी बहुत सारा क्वेश्चन होता है जो सिंपली होता है, तो वो भी हम आपको करा दे रहे हैं। तो बोला गया एक अभिक्रिया है और उसके वेग स्थिरांक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और उसके वेग स्थिरांक का जो मात्रक है वो 6.93 और इंटू जो है 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स है। सेकेंड इनवर्स तीसरा प्रश्न है, सेकेंड इनवर्स है और आपसे वो पूछ रहा है कि इसकी अर्धायु ज्ञात करें। और सबको पता होगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो, देखिए यहाँ सेकेंड इनवर्स लगा है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, और इसका अर्धायु पूछा जा रहा है। और सबको पता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु का जो सूत्र होता है वो होता है 0.693 अपॉन होता है k, ठीक है। k का मान आपको पता है तो तुरंत यहाँ पर k का मान रखेंगे तो ये जाएगा 0.693 अपॉन k का मान रखेंगे तो 6.93, ये हो जाएगा 10⁻⁻2, ठीक है। ये आपका हो गया। अब बस हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए ऊपर नीचे ये आपका सेम है, ठीक है, तो इससे काट देते हैं। ये कितने बार में कट जाएगा? 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये आपका टोटल, इससे ये नीचे वाला ऊपर नीचे से काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। और जो है कि यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो ये 10⁻⁻1 आएगा और ये ऊपर जाएगा तो केवल आंसर क्या आएगा? 10, ठीक है, यानी 10 आएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 10 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया 10 सेकेंड। तो इस तरह आपने एक और प्रश्न देख लिया। तो चलिए हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं, ठीक है। इसके आगे और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं तो उनको देखते हैं। उससे पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं, तो इसको जल्दी से हम लोग मिटाते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं चौथा प्रश्न। और चौथा प्रश्न है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 60 सेकेंड में पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना करें। देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ये बोला गया है, ये आपके एनसीईआरटी में अगर आप इंटेक्स क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको 4.6 एक क्वेश्चन होगा, वो भी बिल्कुल इसी जैसा है, लेकिन वहां पर 60 सेकेंड की जगह आपको 60 मिनट मिलने वाला है, तो बिल्कुल उसी जैसा क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि कोई रिएक्शन हो रहा है और उसमें 60 सेकेंड में जो अभिकारक है उसकी सांद्रता क्या हो जा रही है? आधी रह जा रही है। और इसके बाद आपसे वेग स्थिरांक पूछा है, तो कितना सिंपल है। देखिए अब इसके लिए हम लोग चाहें तो ये वाला सूत्र लगा सकते हैं कि k बराबर 2.303 अपॉन t और इधर लॉग और यहाँ 10 पर बेस, यहाँ प्रारंभिक सांद्रता और बटे यहाँ पर t समय बाद सांद्रता। यहाँ आपको k निकालना है, समय का मान दिया है, समय का मान आपको दिया गया है कि समय आपका 60 सेकेंड है और प्रारंभिक सांद्रता आप कुछ भी मानिए और t समय बाद सांद्रता मानिए कि प्रारंभिक का क्या हो गया? आधी हो गया। तो सब कुछ दिया है, आप चाहें तो इसमें मान रखेंगे तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। यानी आप इसको सॉल्व करेंगे तो k बराबर 2.303 अपॉन t का मान आप रखेंगे 60 और लॉग ये 10 और यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता आप इसी को मान लीजिए। और बोला गया है कि 60 सेकंड बाद आधा हो जाता है, मतलब ये t समय बाद सांद्रता जो है आपका प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी कि A0/2 हो जाएगा। यहाँ से इसको काटेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और k बराबर आपका हो जाएगा 2.303 अपॉन 60 और लॉग यहाँ ये आपका 2 यहाँ बट्टे में है तो यहाँ ऊपर जाएगा। और आप सबको पता होगा कि 2.303 अपॉन 60 और लॉग 2 का मान जो होता है 0.3010 होता है, ठीक है।
अब यहाँ से आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो k बराबर मल्टीप्लाई करने पर इसका करेंगे तो ये 0.69 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और इंटू ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर देते हैं तो ये आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर डायरेक्टली डिवाइड करते हैं तो ये 0 पॉइंट आपको 0 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एक 0 है तो ये आपको मिलेगा 1। ठीक है, और इसके बाद 9 में हम लोग 1 करेंगे 1 और 3 यानी 5 बार ये इतना मिलने वाला है। ठीक है, 5 ये हो गया आपको। ठीक है, यहाँ पर 33 और एक बार और 5 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपको k का मान मिलने वाला है और ये क्या मिलेगा सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अगर इसको लिखेंगे तो ऐसे भी लिखेंगे, दशमलव यहाँ करेंगे तो 1.155 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स। तो ये करने का तरीका ये भी है, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि ये काफ़ी लंबा है। तो हम लोग ये ऐसे करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर नहीं है, या कह सकते हैं कि आप जो इसके पहले पढ़े हैं उसका कोई खास प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ा है। देखिए, इसको करने का एक बहुत ही शॉर्ट तरीका है। क्या तरीका है? तो देखिए ये है कि इसमें बोला गया है कि रिएक्शन हो रहा है और 60 सेकेंड में जो अभिकारक है वो प्रारंभिक सांद्रता का आधी रह गया। और आप पिछले ही पार्ट में पढ़ चुके हैं कि जितने समय में अभिकारक अपने प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाता है वो समय क्या कहलाती है, अभिक्रिया की अर्धायु कहलाती है। मतलब कहने का मतलब है कि आप जिस टी को केवल समय मान रहे हैं कि ये समय है टी, वो समय नहीं है बल्कि वो अर्धायु है। ये जो 60 सेकेंड है ये केवल समय नहीं बल्कि क्या है, अर्धायु, क्योंकि इतने समय में जो अभिकारक है उसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है कि आप जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ऐसे भी मान आ रहा है। ठीक है, लेकिन प्रथम कोटि की अभिक्रिया में आप जानते हैं कि अर्धायु का एक सूत्र होता है और वो सूत्र जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि टी हाफ 1/2 बराबर 0.693 अपॉन क्या होता है, के होता है। ठीक है, और यहां से अगर आप के निकालेंगे तो आपका 0.693 अपॉन टी हाफ ले जाएंगे। टी हाफ का मान कितना है, 60, और इसमें आप जब 60 का भाग देंगे तो तुरंत आपका ये आंसर आ जाएगा 1.155 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड आपका इनवर्स, ये आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारे कहने का मतलब है कि जो आपका ये 5 लाइन में सवाल हुआ ये केवल 2 लाइन में सवाल हो जाता है और ये काफी प्रभावशाली और काफी लीगल तरीका है। इस तरह करने से मतलब आपको लगेगा कि आपने सूत्र केवल याद किया, इस तरह से आपको ये मालूम होगा, मतलब करने से जो है कि ये पता चलेगा कि आपने उस सवाल को अच्छे से समझा है। तो देखिए ये कितना आसान तरीका है। ठीक है, देखिए अंत में ये वाला पार्ट जो है ये यही वाला यहाँ पर है, लेकिन इसमें ये डायरेक्ट आ रहा है और इसमें आप 4 स्टेप के बाद आ रहा था। ठीक है, और अगर आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु का सूत्र निकालना सीखे होंगे तो हमें लगता है कि आप समझ रहे होंगे कि इसमें हुआ क्या है। ठीक है, आप ये भी देख रहे होंगे कि हम इनका गुणा करने के बाद डायरेक्ट ए लिखे हैं, तो इसलिए क्योंकि हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु का सूत्र निकालना सीखा था, उसमें आपको बताया था, तो वहां आप जानते हैं कि इन दोनों का गुणा जब होता है अर्धायु में तो ये आपका मान आता है। तो इस तरह आप करिए, यही आपके लिए बेटर है। अगर आपको कहीं ऐसा लग जाए कि कुछ ऐसा समय है जिसमें जो अभिकारक है उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी मात्रा बचती है, या आपको कहीं ऐसा लगे कि जो समय है उसमें 50% अभिक्रिया पूरी हो जाती है या आधी अभिक्रिया पूरी हो जाती है, तो समझिए कि वो आपको जो समय दिया गया वो समय नहीं, वो अर्धायु का समय है, वो अर्धायु है। तो उस अर्धायु जैसे ही आपको मिले तो आप इस सूत्र का प्रयोग करिए, सवाल तुरंत हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग और अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है, और अगला सवाल आपका ये है कि सिद्ध करें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 75% होने में लगा समय अर्ध क्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सवाल है, इसी जैसा है, लेकिन थोड़ा सा ये आपसे सिद्ध करने के लिए बोल दिया है। तो इसको भी हम लोग बड़े आसानी से कर लेते हैं, जैसे हम लोगों ने पहला सवाल किया था वैसे ही हम लोग इस सवाल को भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बोला है, ठीक है, कि सिद्ध करना है आपको कि जो 75% होने में लगा समय होता है वो 50% का क्या होता है, वो 50% का जस्ट क्या होता है, आपका 2 गुना होता है। ठीक है, 50% का जस्ट 2 गुना होता है। तो ये हम लोग पहली कंडीशन मान लेते हैं कि 75% होने की दशा में, ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आए तो आपको बता दें आप वेग स्थिरांक को निकालने का प्रयास करिए। तो 75% होने की दशा में आपको पता ही है कि जो प्रारंभिक सांद्रता होगी हमने बताया था उसको तुरंत क्या मान लीजिए 100, और टी समय बाद सांद्रता यानी 75% हो चुका है तो 100 में से 75 अगर हम लोग घटा देंगे
तो बचेगा कितना, मतलब इसमें 25 आपका बचा होगा, ठीक है। और ऐसे समय में हम मान लेते हैं कि यहाँ जो टी है वो टी हम लोग मान लेते हैं 75%, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई, ठीक है। अब इसमें हम लोग अगर k का मान निकालेंगे तो k बराबर आपको मिलेगा 2.303 अपॉन आपका t मिलेगा 75%, और यहाँ पर log आपको मिलेगा, ठीक है, ये प्रारंभिक सांद्रता अपॉन आपको पता है कि यहाँ पर हो गया t समय बाद सांद्रता, ठीक है। पहले हम लोग सूत्र ही लिख देते हैं, ये लिखते हैं, ये सूत्र है। अब यहाँ से जब ये वाला अप्लाई करेंगे तो ये 2.303 अपॉन ये t 75% आ जाएगा, और यहाँ पर log हो जाएगा, और एक जगह हम लोग रखेंगे तो 100 हो जाएगा, और इसके जगह हम लोग रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला मान आपके पास आ गया। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आपका ये 2 पॉइंट इतना हो जाएगा अपॉन t 75%, और इधर log आपका जो हो गया वो कितना हो गया, ठीक है। ये 100 में 25 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, 4 हो गया। और अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे तो 2.303 अपॉन t 75% और log 4 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर, 2 का क्या होता है, स्क्वायर, ठीक है। यही मतलब होता है 2 का स्क्वायर आगे ले जाएं तो आपको k का मान जो मिलेगा वो इस तरह मिलेगा 2.303 अपॉन t 75% और इंटू 2, और यहाँ पर हो जाएगा log 2, ठीक है। अब इसको आगे हल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है तो हम एक सरल रूप में लाकर छोड़ देते हैं। आगे आप करेंगे तो log 2 का मान गुणा करेंगे, लेकिन उससे फायदा नहीं है, उससे आपका सवाल और जटिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमको सवाल को जटिल नहीं बनाना, इसी को छोड़ देना, इसको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है। अब देखिए 50% होने की दशा में, 50% होने की दशा में आपको पता है कि आप A0 जो है उसको मानेंगे कितना, 100, और इसके बाद जो t समय बाद सांद्रता आप मानेंगे वो आप मानेंगे कि 100 में से 50 खत्म हो गया है तो बचा कितना है, 50, और आपका जो समय होगा वो समय माना जाएगा t 50%। ऐसे समय जब आप k लिखेंगे तो डायरेक्टली लिख दे रहे हैं तो आपका हो जाएगा 2.303 अपॉन क्या होने वाला है, अपॉन होने वाला है t 50% और log प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता डायरेक्ट 100 लिख दे रहे हैं, और बटे t समय बाद सांद्रता कितनी बची है, 50, ठीक है, 50 बचा है। अब इसको एक लाइन में और करेंगे नीचे, ठीक है, इधर कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम कर दे रहे हैं कि k बराबर ये करेंगे तो ये जाएगा 2.303 अपॉन t 50%, और यहाँ पर हो जाएगा log 100 में 50 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। ये आपका 2 होने वाला है, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब आपको अगर कोई चीज सिद्ध करना है, दो चीजों में संबंध बनाना है, तो आप ये दोनों जो दोनों का k निकला है, ठीक है, ये जो समीकरण से निकला है, ठीक है, इसी की मदद से आप उसको सिद्ध करेंगे। देखिए प्रथम कोटि के अभिक्रिया में k का मान क्या होता है, सेम होता है, तो जो इसका k का मान वही उसके k का मान होगा, तो दोनों के k का मान बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि अगर k के बराबर ये भी है, k के बराबर ये है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका निकल के आएगा 2.303 अपॉन t 50% और ये जाएगा log 2 बराबर, आप इधर का लिख दीजिए कि 2.303 अपॉन t 75% और यहाँ पर log, ठीक है, ये इंटू आपका 2 भी है, ठीक है, और इधर आपका log क्या है, log 2 है, ठीक है। देखिए इतना गुणे 2 और log 2 भी है। अब जो चीजें कटे उसको काट देते हैं। देखिए 2.303 से ये आपका कैंसिल हो गया, log 2 से log 2 भी इधर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसका कैंसिल होने के बाद देखिए ये t 75 इधर बट्टे में तो उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, और ये हो जाएगा t 75%, और इधर देखिए ये है नीचे तो ये भी ऊपर आ जाएगा, यहाँ पहले से ही 2 है तो यहाँ आ जाएगा 2 गुणे t 50%, ठीक है। ये आपका हो गया और यहीं पर आपका सवाल हल भी हो गया, ठीक है, क्योंकि यही पूछा गया था कि आपको सिद्ध करना था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 75% होने में जो लगा समय होता है वो 50% होने में लगे समय का क्या होता है, 2 गुना होता है। देखिए हो भी रहा है कि t 75% यानी 75% में होने वाला लगा जो समय होता है वो t 50% यानी 50% में होने वाले समय क्या होता है, 2 गुना होता है। बस सिद्ध हो गया, लिख देंगे इस प्रकार ये सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार आपने देख लिया इस तरह सिद्ध करने वाले भी प्रश्न।
चलिए हम लोग कुछ और भी प्रश्न देख लेते हैं इसके बाद, ठीक है, और 2-3 टाइप के प्रश्न देखते हैं जिससे आपको सारी चीजें बहुत ही बेटर समझ में आ जाएगी। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए हमने 6वां और 7वां प्रश्न यहाँ पर लिख दिया है, तो आइए इसको भी जल्दी से देख लेते हैं कि इनको कैसे हल करेंगे। देखिए 6वां प्रश्न है, किसी अभिक्रिया के लिए k का मान 2.303 इंटू 10⁻⁻1 सेकेंड इनवर्स है। 22 सेकेंड के बाद शेष बचे अभिकारक A की सांद्रता ज्ञात करें यदि प्रारंभिक सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर है। देखिए इस बार न तो समय पूछा जा रहा है, न तो वेग स्थिरांक, दोनों दे दिया गया और आपसे सांद्रता पूछा जा रहा है। तो ये देखिए ये सवाल कैसे होंगे, ये कुछ एडवांस सवाल है। तो देखिए इनको लिए क्या करेंगे कि सेम हमको प्रथम कोटि का अभिक्रिया, ये आपका अच्छा अभिक्रिया में कोई कोटि नहीं दिया है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि वेग स्थिरांक का मात्रक सेकेंड इनवर्स है, तो बस हम लोग जान जाएंगे कि अभिक्रिया किस कोटि की है, प्रथम कोटि। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र लगा देंगे, उसी में हमको सांद्रता, वेग स्थिरांक, समय सब कुछ मिलने वाला है। तो देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो सूत्र है वो क्या है, K बराबर 2.303 अपॉन T और लॉग ये होता है प्रारंभिक सांद्रता अपॉन होता है T समय बाद सांद्रता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको बोल दिया गया है कि T जो है ये आपसे बताया गया है कि T बराबर आपका 22 सेकेंड है, ठीक है। 22 सेकेंड के बाद आपसे A की सांद्रता पूछी जा रही है और प्रारंभिक सांद्रता बोल दिया कि हम लोग लिए थे 1 मोल प्रति लीटर। ये 1 मोल प्रति लीटर ये प्रारंभिक सांद्रता है, यानी A नॉट का मान यही है। अब देखिए सवाल कितना ये आपका सरल हो गया, K का मान दे गया तो हम सभी मान को यहाँ रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग K का मान रखते हैं, तो K का मान यहाँ पर है 2.303, ठीक है, ये अलग है, इंटू 10 पर पावर क्या है -1, ठीक है, बराबर देखिए ये 2.303 है अपॉन इधर क्या है 22, ठीक है, और इधर इसके बाद लॉग यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है, और ये बटे यही आपको ज्ञात करना है। देखिए आपको सभी मान मिल चुके हैं, बस इसी को ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। पहली बात तो ये इससे कट जाएगा, 22 इधर जाएगा, ठीक है, 22 जब इधर जाएगा तो आप पाएंगे कि ये हो जाएगा 22 गुणे 10 पर पावर -1, ठीक है, 10 पर पावर -1 बराबर इस साइड आपका हो जाएगा लॉग, ठीक है। अच्छा लॉग ये 10 ये है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये A पर पावर हो जाएगा -1, ठीक है, यानी ये हो जाएगा A इनवर्स, ठीक है, नीचे है 1/, तो इसको ले जाएंगे A इनवर्स हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये आप पाएंगे कि लॉग, ठीक है, अच्छा इनवर्स है तो ये माइनस आगे जाएगा तो हो जाएगा माइनस जो है लॉग ये A की सांद्रता बराबर इसका हम लोग इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 10 पर पावर -1 का मतलब क्या होता है, 10 पर पावर -1 का मतलब होता है कि बट्टे में 10, ठीक है, या 10 पर पावर -1 का मतलब होता है 1/10, ठीक है। तो बात यही है, तो ये कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.2। यहाँ से इसको अगर हम प्लस में बदलेंगे तो log 10 ये A की सांद्रता हो जाएगा बराबर हो जाएगा -2.2, ठीक है, -2.2 आपका हो गया। अब यहाँ पर आपको इसको निकालना है, लेकिन यहाँ तो लॉग लगा है, तो आप जानते हैं कि जब किसी में लॉग लगा उसका मान निकालना तो हम लोग क्या लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। तो हम लोग ले लेंगे दोनों पक्षों का एंटी लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का जब हम लोग एंटी लॉग लेंगे, दोनों पक्षों का हम लोग क्या लेंगे, पक्षों का एंटी लॉग, दोनों पक्षों का एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है, इधर का भी एंटी लॉग इधर का भी, ठीक है। तो आपको पता है कि इधर का एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग लॉग क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और इधर केवल बचेगा क्या, A, ठीक है। अगर इस लॉग के आगे इसका एंटी लॉग ले लेंगे तो लॉग क्या जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा एंटी लॉग, एंटी लॉग, और ये किसका हो जाएगा -2.2 का। अब देखिए अब जो -2.2 का एंटी लॉग आएगा वही A की सांद्रता होगा, वही आपका आंसर भी होने वाला है, वही पूछा भी जा रहा है और वही होने वाला है। अब एंटी लॉग ऐसे नहीं निकलता है, एंटी लॉग निकालने के लिए हम लोग एंटी लॉग टेबल का यूज करते हैं, और एंटी लॉग टेबल में भी मान निकालने के लिए आपको एंटी लॉग टेबल देखना आना चाहिए। तो यहाँ पर -2.2 का एंटी लॉग आपको निकालना है, आंसर आपका आ जाएगा। अब देखिए आपको एंटी लॉग अगर नहीं निकालने आता है तो हमने उस पर एक अलग से वीडियो बना दिया है, जिसको आप देखने के बाद किसी भी प्रकार की संख्या के एंटी लॉग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको अभी तक नहीं आता है तो आप वो वाला वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या इधर ऊपर आई बटन से भी आप उसे देख सकते हैं। और वो एंटी लॉग वाला वीडियो देख के आप इसका एंटी लॉग निकालिएगा -2.2 का, और इसका आंसर जो है हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, यानी ये आपके लिए है होमवर्क
जिसको आपको खुद से करना है एंटीलॉग निकालकर, एंटीलॉग सारणी की मदद से। एंटीलॉग सारणी आपके जितने भी बुक हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री उनके पीछे दिया रहता है, तो वहां से खुद से करिएगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है। अब देखिए ये 7वां क्वेश्चन है। अब 7वां क्वेश्चन हम आपको ये भी बस समझाएंगे कि आपको कैसे करना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। दिया है कि अभिक्रिया एक हो रही है, ए बी और सी में बदल रही है और इसके लिए निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। देखिए अभिक्रिया जब होती है तो अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है, इस अभिकारक पर। तो हमसे इनसे नहीं मतलब है, हमसे इससे मतलब है, ठीक है। और ये अभिक्रिया के लिए देखिए आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं। समय के साथ ए की सांद्रता यानी इसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। देखिए जीरो समय का मतलब, जीरो समय पर ये सांद्रता है, तो यानी कि ये वाली सांद्रता जो है वो प्रारंभिक सांद्रता है, ठीक है। जीरो समय का मतलब अभी समय स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ऐसे समय में जो हम लोग लिए थे वही है, ठीक है। और ऐसे समय की सांद्रता कहलाती है प्रारंभिक सांद्रता। अब देखिए 900 सेकंड के बाद, सेकंड में 900 सेकंड के बाद इतनी सांद्रता बची और 1800 सेकंड के बाद इतनी सांद्रता बची। अब आपसे बोल रहा है कि ये आंकड़े प्राप्त हुए हैं और इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इसमें कि सिद्ध कीजिए कि, वो हमने नहीं लिखा है, क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। तो इस प्रकार क्वेश्चन देता है कि आपको ये आंकड़ा दे देगा और आंकड़े के नीचे लिख देगा कि इसको सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि की है। प्रारंभिक सांद्रता जीरो समय वाले को मानते हैं और बाकी ये आपको कई और मान दे दिए गए। अब जब ऐसे कई क्वेश्चन पूछ दे तो करना आपको कुछ नहीं है, प्रथम कोटि बोल दिया तो आप जानते हैं कि प्रथम कोटि का अभिक्रिया का जो समाकलित वेग समीकरण होता है वो उस प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समय के हर मान पर जो सांद्रताएं आते हैं उन सभी को संतुष्ट करता है, उन सभी को संतुष्ट करेगा। तो बस हम लोग करते क्या है कि उस प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण लिख देते हैं, k बराबर 2.303 अपॉन हम लोग ले लेते हैं t और यहाँ पर लिख देते हैं log 10, ये प्रारंभिक सांद्रता और बटे यहाँ पर t समय बाद सांद्रता, ठीक है। और हम लोग एक एक करके मान रखते जाते हैं। ये तो प्रारंभिक सांद्रता है तो हम लोग इसका मान तो कुछ रख नहीं सकते, सबसे पहले ये वाला मान रखेंगे। इस मान में हम लोग रखते हैं तो इसमें 900 रखेंगे t की जगह, और ये देखिए आपका प्रारंभिक सांद्रता तो हमेशा यही रहेगा 50.8 और 900 सेकंड बाद जो सांद्रता है वो नीचे रखेंगे यानी कि t समय बाद सांद्रता 19.7। ये रखने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपको k का एक मान मिलेगा, ठीक है। k का क्या मिलेगा, एक मान मिलेगा, वेग स्थिरांक मिलेगा। और आप जानते हैं कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक बार k का मान आ गया तो स्थिरांक वो कभी बदलेगा नहीं। तो ये प्रथम कोटि में रखेंगे तो k का मान आ गया, ठीक है। अब ये k का मान आ गया तो कुछ मान आएगा उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। फिर देखिए फिर से क्या करते हैं कि फिर दोबारा हम लोग फिर ये दूसरी वाली कंडीशन लेंगे और फिर से इसी रिएक्शन में रखें, इसी समीकरण में रखेंगे, ठीक है। इस बार हम लोग t की जगह 1800 रखेंगे, ठीक है। और ये प्रारंभिक सांद्रता फिक्स रहेगा 50.8 और t यानी 1800 सेकंड बाद जो सांद्रता है वो यहाँ पर रखेंगे यानी 7.62 और रखने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद k का क्या होगा, फिर मान आएगा। अगर इस कंडीशन में जो k का मान आया यानी k1 और इस कंडीशन में जो मान आया k2, अगर इन दोनों के मान अगर आपको या एकाक और हो जाए तो उसको भी निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हर एक कंडीशन में ये बार बार हर एक कंडीशन में k का मान अगर बराबर आता है, k का मान बराबर आता है तो मतलब ये है कि हर एक कंडीशन में आपका जो ये रिएक्शन है ये रिएक्शन इस समीकरण को फॉलो कर रहा है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समीकरण को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब कि अभिक्रिया क्या होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो k1 का मान निकालेंगे, k2 का मान निकालेंगे इसी समीकरण में रख के। अगर वो बराबर होते हैं या लगभग बराबर होते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है एकदम बराबर हो, कैलकुलेशन करने में कुछ थोड़ा बहुत एकाक अंक का अंतर हो सकता है, तो बराबर या लगभग बराबर होते हैं तो आप सिंपल उसका आंसर लिख देंगे कि चूंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण में जब इनके मान हम रख रहे हैं, जो ये आंकड़े प्राप्त हुए इनके मान रख रहे हैं, तो हर बार k का मान लगभग बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि अभिक्रिया जो है क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो इस प्रकार आप इस तरह के भी प्रश्न कर सकते हैं। आइए हम लोग एक और प्रकार का प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है, इसके बाद हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे, तो उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। अब देखिए ये जो प्रश्न है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर नहीं है बल्कि ये कोटि निर्धारण पर आधारित प्रश्न है।
जब हम आपको शुरू में अभिक्रिया कोटि पढ़ा रहे थे तो वहां आपको बताया था कि अभिक्रिया कोटि एक प्रायोगिक राशि है, यानी इसका निर्धारण हम लोग प्रयोगों द्वारा करते हैं। तो ये आपका जो प्रश्न है ये उसी पर आधारित है कि हम लोग प्रयोगों द्वारा आखिर कोटि के निर्धारण कैसे करते हैं, आखिर कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया गया कि एक रिएक्शन है A + B और बना रहा है ये उत्पाद, और इस रिएक्शन के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, और उस प्रयोग में A और B की विभिन्न सांद्रताओं पर वेग के 3 प्रेक्षण लिए गए। देखिए, इसमें सबसे पहले A का मान लिया गया है, ठीक है, A की कुछ सांद्रता, B की कुछ सांद्रता, इस पर जो वेग था उसको नोटिस किया गया। फिर A की सांद्रता को बदल दिया गया, B की सांद्रता वही रखा गया और फिर वेग को नोटिस किया गया है। फिर एक बार A की सांद्रता को वही रखा गया और B की सांद्रता को बदला गया और फिर वेग को नोटिस किया गया। 3 प्रेक्षण किए गए हैं। अब इन प्रेक्षणों को नोट कर लिया गया है और इसके बाद इन्हीं प्रेक्षणों के आधार पर आपसे पूछा गया कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, यानी प्रयोग किया गया और इसके आधार पर आपको अभिक्रिया की कोटि को निर्धारित करना है। तो आइए देख लेते हैं कि हम लोग अभिक्रिया कोटि को प्रयोग कर लिए हैं, अब इस प्रेक्षण वाले मान से कैसे कोटि को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हमको तो पता है नहीं कि ये किस कोटि के, इसलिए कोई समीकरण हम लोग यहाँ लगा नहीं सकते हैं। यहाँ पर प्रथम कोटि या शून्य कोटि या द्वितीय कोटि का समीकरण तो लगाएंगे नहीं, हम लोग सीधे क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे हम लोग वेग समीकरण लगाएंगे। ठीक है, वेग समीकरण क्या होता है, सबके लिए होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि कंडीशन मान लेते हैं कि ये प्रथम कंडीशन है, ठीक है, ये द्वितीय कंडीशन है और ये है तीसरा कंडीशन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि अगर ये रिएक्शन जो है यहाँ पर हम हल कर रहे हैं, ठीक है, अगर रिएक्शन A + B बराबर उत्पाद बन रहा है तो इसके लिए अगर हम लोग वेग समीकरण लिखेंगे या वेग नियम लिखेंगे, आपको पता है कि वेग समीकरण से ही कोटि का निर्धारण किया जाता है। तो अगर इसके लिए वेग समीकरण लिखेंगे तो आपको पता है कि इसका वेग समीकरण जो होगा वो इस तरह होगा कि वेग बराबर यहाँ पर क्या होगा K, और यहाँ A की सांद्रता पर यहाँ कुछ घात होगा और B की सांद्रता पर कुछ घात होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वेग जो होता है वो जो है अभिकारक जो होंगे उन्हीं के सांद्रताओं के घातों के पर निर्भर करने वाला है या उन्हीं के सांद्रताओं पर निर्भर करने वाला है। ठीक है, तो अब हमको पता नहीं है कि इनके सांद्रता कितने घात पर निर्भर करेगा, लेकिन ये पता है कि यही दोनों अभिकारक है। तो हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, हमने मान लिया कि वेग जो है वो अभिकारक A की सांद्रता के x घात और अभिकारक B की सांद्रता के y घात के क्या है, समानुपाती है। और समानुपाती का चिन्ह का जब हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, जो है क्या, वेग स्थिरांक। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हल करने में तो लिख लीजिएगा कि यहाँ के क्या है, वेग स्थिरांक है, और यहाँ पर जो ये हमने मान लिया, यहाँ लिख लेंगे कि माना जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक A की सांद्रता के x घात और अभिकारक B की सांद्रता के y घात क्या है, समानुपाती है, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ये करने के बाद हम इन तीनों कंडीशन को अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ रखेंगे प्रेक्षण 1 का मान, यानी हम लिख देंगे प्रेक्षण 1 से, प्रेक्षण 1 से जब मान रखेंगे तो आप देखिए क्या मिलने वाला है। ठीक है, देखिए वेग का मान क्या है, 0.0 क्या है, 0.05 है, बराबर K का मान तो पता नहीं है, और यहाँ A की सांद्रता इसमें ली गई है 0.1 पावर x और B की सांद्रता भी ली गई है 0.1 और पावर क्या हो गया, y। ठीक है, अब यही हम लोग करते हैं प्रेक्षण 2 से। ठीक है, 2 वाले में देखिए वेग आपका 0 पॉइंट क्या आया है, ये वेग जो है वो आपका आया है 0.1। ठीक है, और इसके बाद यहाँ K हो जाएगा, और देखिए A की सांद्रता ली गई है 0.2 पावर x घात और फिर B की सांद्रता है 0.1 पावर क्या है, y घात। ठीक है, और यहाँ हम लोग फिर प्रेक्षण लेंगे 3 से। ठीक है, 3 लेने वाले। अब यहाँ पर देखिए तीसरे में फिर वेग हो गया है 0.05 K और A की सांद्रता है 0.1 पावर x और B की सांद्रता है 0.2 पावर हो गया y। ठीक है, ये 3 प्रेक्षण हो गए। ठीक है, इनको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, और इसको मान लेंगे समीकरण 3। तीनों को हम लोग 3 समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, अब हमको क्या हो गया, 3 इक्वेशन मिले। ध्यान दीजिए, 3 इक्वेशन मिले, 1 2 3। ठीक है, और इसमें कितने कौन कौन से मान नहीं ज्ञात है, 3 मान नहीं ज्ञात है। देखिए A, K, x और y। ठीक है, तो 3 समीकरण है और 3 के मान ज्ञात नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुणा भाग करके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग वही करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग करते हैं सबसे पहले। ठीक है,
हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सिंपली कर लेते हैं कि समीकरण 1 में 2 का क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है, कोई भी कुछ भी करेंगे गुणा भाग करते चलिए तो हम लोग भाग देंगे। ठीक है, भाग देने से कई चीजें कट जाती हैं तो समीकरण आसान हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहली कंडीशन करेंगे कि समीकरण 1 में 2, ठीक है, या समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है, तो भाग दे देते हैं। समीकरण 1 में कितना है 0.05 अपॉन ये आपका 0 पॉइंट कितना है 1, और इधर आपका हो गया k, ये 0.1 पर पावर हो गया x और 0.1 पर पावर हो गया y, और बट्टे इधर नीचे भी k था और ये 0.2 पर पावर है x और यहाँ पर 0.1 पर पावर क्या है y। ठीक है, यहाँ से देखिए k से k कट गया और ये वाला कैंसिल हो गया, दोनों एक ही सेम चीजें थी। ठीक है, और यहाँ पर केवल और केवल बच्चा ये देखिए 0.5 है और ये 0.10 है। ठीक है, तो अगर इसको भी काटेंगे तो ये आपका आएगा 1/2, क्योंकि गुणा करेंगे यहाँ 100 से तो 5 बटे आपका हो जाएगा 10। ठीक है, तो मतलब ये 1/2 हो गया। और इधर देखिए ये इसमें ये सेम पावर है तो ये एक ही कोष्टक में आ जाएगा। ठीक है, एक ही कोष्टक में दशमलव हटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2 और इस पर पावर क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ से आपको मिल गया कि इधर 1/2 है और इधर 1/2 पर पावर क्या है x। ठीक है, तो सिंपल आप सोचिए कि अगर यहाँ तुलना करेंगे तो पाएंगे कि इसका हम लोग क्या यहाँ पावर है, इसका क्या पावर लगा दे कि यही है। तो आप देखेंगे कि अगर इसका एक पावर लगाएंगे तो ये दोनों मान हो जाएंगे बराबर। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि तुलना करने पर x बराबर क्या होता है 1, तो ये x का मान यहाँ पर निकला। ठीक है, अब अगला कंडीशन, ठीक है, दूसरा हम लोग कंडीशन ले लेंगे। अब हम लोग कोई और लेंगे जिससे अब हम लोग समीकरण 1 और क्या लेते हैं 3 ले लेते हैं, और समीकरण 1 में किसका भाग दे दें 3 का। इस बार हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 डिवाइडेड बाई कर देंगे समीकरण 3। ठीक है, तो डायरेक्ट हम डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, ताकि जगह कम है इसी में हो जाए। तो देखिए समीकरण 1 में समीकरण 3 का डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 0.5 इधर कट जाएगा। ठीक है, 0. या लिख ही देते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है। ये देखिए, और इस साइड देखिए ये k था और ये 0.1 x और 0.1 ये क्या था y, और बटे यहाँ पर भी k था और यहाँ पर क्या था 0.1 x और यहाँ पर क्या था 0.2 पर पावर था y। ठीक है, ये हो गया, ये देखिए ये कैंसिल 1 हो गया। ठीक है, इधर 1 हो गया, ये k से k कट गया, ये भी पूरा कट गया और इधर बचा 1। ठीक है, और इधर आपका कोष्टक में बचा 1/2 पर पावर y। ठीक है, अब हम लोग फिर से तुलना करेंगे कि ऐसा यहाँ क्या पावर रखा जाए इसका मान 1 हो जाए। तो आपको बता दें यहाँ केवल एक ही कंडीशन बचती है कि हम लोग क्या रख दें y बराबर 0 रख दें, क्योंकि दुनिया की कोई भी संख्या होगी उस पर पावर अगर 0 चढ़ेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कभी किसी पर पावर चढ़ने से ये नहीं आ सकता। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर 5 है, ठीक है, और इस पर पावर अगर 0 है तो इसका मान क्या होगा 1 है। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ भी है, ठीक है, 500 है, इसका पावर 0 है तो इसका मान 1। उसी तरह अगर 1/2 है, इसका पावर अगर 0 कर दे तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो वही हम लोग क्या करते हैं तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर देखिए यही कंडीशन होगा कि अगर हम लोग यहाँ 1/2 पर पावर अगर 0 रखेंगे तभी इसका मान क्या होगा 1 होगा। तो यानी यही रखना होगा तभी 1 आएगा, नहीं तो 1 नहीं आएगा। तो y बराबर आपका क्या हो गया 0। ठीक है, y बराबर आपका 0 आ गया। और आप सबको पता होगा कि यहाँ पर जो है कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो क्या होती है x प्लस y होगी। ठीक है, ये वेग समीकरण में जो अभिकारकों के सांताओं के घातों का योगफल होता है वही होता है अभिक्रिया की कोटि। तो सिंपल यहाँ पर लिख देंगे कि अभिक्रिया की कोटि बराबर हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा y, और x का मान 1 है और y का मान क्या है 0, तो ये हो जाएगा 1 का मतलब ये अभिक्रिया किस कोटि की है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए कितने इजीली ये भी सवाल हो गया और आपने कोटि का निर्धारण करना भी सीख लिया। इस तरह बड़े आसानी से आप किसी अभिक्रिया के कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। ये अभिक्रिया किस कोटि का है, प्रथम कोटि का है। तो इस प्रकार प्रथम कोटि की अभिक्रिया और कोटि निर्धारण पर आधारित जो भी प्रश्न थे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे 6-7 प्रकार के, ये सब के सब हमने आपको करवा दिया। अब हम लोग जो बाकी के सवाल हैं अब वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो
उम्मीद करते हैं कि ये सारे सवाल जो हैं आपको समझ में आए होंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर नए टॉपिक। तब तक के लिए